गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन चैप्टर सेकंड यूनिट नंबर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन की बात कर रहे थे। उसमें चैप्टर सेकंड में अपन ने कुछ टॉपिक्स देखे थे। इससे जो प्रीवियस वाली क्लास थी उसमें अपन ने देख लिया था, कार्य ऊर्जा प्रमेय को देख लिया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो क्या होती है। तो ये टॉपिक अपन कवर कर चुके थे इससे जस्ट पहले वाली क्लास में। आज अपन जो देखने वाले हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन की बात कर रहे थे। उसमें अपनी एक डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई थी, सेकंड और थर्ड है वो बाकी थी। तो आज अपन सेकंड और थर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे। तो अपनी पहले वाली क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम हो चुकी थी। वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद ये वाली डेफिनेशन भी हो चुकी थी कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो पथ पर निर्भर नहीं करता, जिसमें अपन ने डायग्राम बनाया था ये वाला क्या था, अपन ने डायग्राम बनाया था कि एक ए पॉइंट लिया था, एक बी लिया था, तो एक ए लिया था और एक बी लिया था। ये वाला पथ फर्स्ट था और ये वाला क्या था, पथ सेकेंड था। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था पथ फर्स्ट और सेकेंड में क्या लिखा था कि W इज इक्वल टू लिखा था अपने पास ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने एफ डॉट का क्या लिखा था DR लिखा था, किसके लिए, पथ फर्स्ट के लिए। ऐसे ही इन दोनों की वैल्यू है जो W इज इक्वल टू सेकेंड लिखा था वो भी क्या था, यही टर्म थी A से B, और यहाँ पे क्या था अपने पास F डॉट का क्या था अपने पास DR था। और इससे मैंने लिखा था कि इन दोनों की वैल्यू W फर्स्ट एंड W सेकेंड क्या होती है, दोनों की इक्वल होती है। यानी मैं पॉइंट A से पॉइंट B की ओर जाता हूँ, उसमें चाहे मैं पथ फर्स्ट को फॉलो करूँ या पथ सेकंड को फॉलो करूँ, इसका वर्कडन क्या होगा, इक्वल होगा, या कार्य दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। यदि दोनों का कार्य इक्वल होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि दोनों का वर्कडन क्या है अपने पास, इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, A से B F डॉट DR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास A से B F डॉट DR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास पथ फर्स्ट हो जाएगा और पथ क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने लिखा था कि मैं पथ फर्स्ट से जाऊँ या पथ सेकंड से जाऊँ, दोनों का वर्कडन क्या होगा, इक्वल होगा। और यदि दोनों का वर्कडन इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये अपन ने जस्ट इससे पहले वाली क्लास में देख चुके थे। ये कौन सी डेफिनेशन थी, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की फर्स्ट डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे अपन ने बात की, लास्ट में लिखा है कि किसी बल के द्वारा एक कण को बिंदु A से B तक, एक कण के द्वारा बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होता है वो दो पथ में क्या होता है, समान होता है। दोनों पथ में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, समान होगा। क्लियर। फिर अपन ने देखा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या असंरक्षित बल की डेफिनेशन। इसमें अपन ने देखा था कि क्या है अपने पास, ये वाला कोई पथ था, इस टाइप से मैंने कोई पथ लिया था, A लिया था, एक तो A लिया था, दूसरा क्या लिया था, B लिया था। ये वाला पथ फर्स्ट था और सेकंड क्या था अपने पास, पथ सेकंड था। इसमें अपन ने ये लिया था कि जो WA निकाला था फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो वो निकाला था अपन ने AB, साथ में क्या लिखा था अपन ने F डॉट का क्या था, DR था। फिर अपने पास और क्या था, जो सेकंड टर्म थी वो क्या थी, W सेकंड इज इक्वल टू लिखा था अपन ने A से B, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास F डॉट का क्या हो जाएगा, DR। और यहाँ पे अपन ने लिखा था कि WAB, W पथ फर्स्ट, W पथ सेकेंड, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल नहीं होती। यानी दोनों का पथ क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मीनिंग था कि A से B पॉइंट पर जाता हूँ तो A से B पॉइंट पर जाने में किया गया कार्य अलग है, और यदि A से B सेकेंड पथ से जाता हूँ तो उसमें किया गया कार्य क्या है, अलग अलग है। यदि दोनों में कार्य क्या हो, अलग अलग हो, इसका मतलब वो कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, असंरक्षित बल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे A से B, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास F डॉट का DR इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास A से B, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास F डॉट का क्या हो जाएगा, DR। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती, और जब वो वैल्यू इक्वल नहीं होती मतलब वो क्या होगा, असंरक्षित बल होगा। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख रखी है कि दोनों पथ पर किया गया कार्य अलग अलग होता है। यानी एक में ज़्यादा कार्य होता है तो दूसरे में क्या होता है, कम होता है। किसी में ज़्यादा होगा तो किसी में क्या होगा, कम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों का कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा, अतः यह क्या होगा अपने पास, नॉन कंजर्वेटिव होगा या असंरक्षित बल होगा। क्लियर। ये थी अपनी फर्स्ट डेफिनेशन। अब आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड डेफिनेशन की, कि जब भी अपने पास सेकंड डेफिनेशन होती है कंजर्वेटिव फोर्स की वो क्या होती है। तो देखो इसमें अपन ने लिख रखा है कि यदि किसी बल के द्वारा, क्या लिख रखा है अपने पास, यदि किसी बल के द्वारा किसी कण को विस्थापित किया जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर विस्थापित करना है, तो एक पूर्ण चक्र में बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, वही क्या होगा अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास कोई पोजीशन है, वो पोजीशन क्या लेनी है मेरे पास, A से B पॉइंट के लेनी है। कौन से लेनी है, A से B पॉइंट के लेनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले ली,
यहाँ पे जो भी पोजीशन लेनी वो मुझे कौन सी लेनी है, जैसे मैंने ये फिक्स कर दिया एक डायग्राम, इस डायग्राम में एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है अपने पास क्या बी, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है। ये वाला मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो पाथ है वो फर्स्ट है, ये वाला क्या है अपने पास पाथ है वो सेकेंड है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक पाथ फर्स्ट होगा और एक पाथ क्या होगा सेकंड होगा। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यदि कोई पूर्ण चक्र, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि किसी बल के द्वारा किसी कण को विस्थापित किया जाए, कण को विस्थापित करने का मतलब है ए से बी ले जाना है और बी से ए लाना है, तो विस्थापित किया जाए तो एक पूर्ण चक्र, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एक पूर्ण चक्र यानी कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है, यानी वो ए से बी जाएगा और बी से वापस कहाँ आएगा ए में आएगा, यानी ए से बी और बी से ए में आएगा, तब वो क्या कहलाएगा एक पूर्ण चक्र को पूरा करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि बल के द्वारा किसी कण को विस्थापित किया जाए तो एक पूर्ण चक्र में बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यही क्या होता है अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय ए फोर्स देन द वर्क डन बाय द फोर्स इन ए कंप्लीट सर्कल इज जीरो, यानी उसका वर्क डन टोटल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका कंप्लीट वर्क डन जीरो करना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि इसका जो भी वर्क डन होगा कहाँ होगा ए से बी पॉइंट तक, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा अपने पास W इज इक्वल टू ए से बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए से बी एफ डॉट का DR इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए जीरो। यदि कंप्लीट साइकिल के लिए मैं पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित करता हूँ तो उसका वर्क डन कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ये क्या होगा, यदि जीरो है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यदि जीरो नहीं है तो वो क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिखूँ इसको कि यदि मैं कहता हूँ कि WAB, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे कि A से B जाए और B से A में आए, क्या आ जाए अपने पास A से B में जाए और B से A में आ जाए, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यदि मैं टोटल वर्क डन लिखूँ तो WA से B क्या हो जाएगा, WA से B कौन से पद के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पद के अकॉर्डिंग, सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें ही क्या ऐड होगा अपने पास WB से A और पद कौन सा सेकंड, लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू क्या होगा टोटल वर्क डन होगा W। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि WA से B जाए पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग और B से A जाए, यानी पहले तो मैं कहाँ गया A से B में गया और B से कहाँ आया वापस में A में आया, जब A से B में गया और B से A में आया तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा WAB फर्स्ट WBA इज इक्वल टू पथ सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे WAB पथ फर्स्ट और WBA क्या हो जाएगा सेकंड। और यदि मैं इन दोनों की वैल्यू की बात करूँ तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, यदि मैं कहता हूँ कि WAB में क्या आ जाएगा अपने पास A से B, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास F डॉट का DR किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या सेकंड के अकॉर्डिंग होगा B से A, तो सेकंड के अकॉर्डिंग होगा B से A और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास F डॉट का क्या हो जाएगा DR हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग। अब यदि ये टोटल वर्क डन मुझे जीरो करना है, टोटल वर्क डन मुझे कितना करना है, जीरो करना है, तो यदि मैं A से B गया हूँ पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग, उसमें किया गया कार्य और B से A में जाने में किया गया कार्य यदि इक्वल आता है तब तो वो क्या होगा जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन ये है तो दूसरे की ये हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको इंटीग्रेट को मैं बीच में माइनस लाना चाहूँ तो कहाँ से ला सकता हूँ, इसकी लिमिट क्या हो जाती है एक्सचेंज हो जाती है, यानी जो B से A होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा A से B में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अपने पास क्या W इज इक्वल टू A से B, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या F डॉट का DR, क्या हो जाएगा अपने पास F डॉट का DR और यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा अपने पास A से B और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास F डॉट का DR। और मुझे पता है कि यदि दोनों में इन दोनों की वैल्यू समान है कि पथ फर्स्ट के अकॉर्डिंग और पथ के सेकंड के अकॉर्डिंग, तो यदि मैं कहता हूँ ये पथ फर्स्ट था और ये क्या था सेकंड था, जब मैंने इसकी लिमिट को इंटरचेंज किया, जब मैंने क्या किया इसकी लिमिट को इंटरचेंज किया, A नीचे आ गई B ऊपर आ गई, यानी यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि इन दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि यदि किसी बल के द्वारा किसी कण को विस्थापित किया जाए, किसी भी कण को विस्थापित करना है तो एक पूर्ण चक्र में बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा। तो एक पूर्ण चक्र की बात की अपन ने A से B और B से A की, यदि दोनों पथ का कार्य बराबर होगा तो उसमें टोटल किया गया रिजल्टेंट वर्क कितना होगा जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये फोर्स कौन सा होगा संरक्षी बल होगा, कौन सा होगा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ है वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास
कंजर्वेटिव फोर्स की सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स की सेकंड डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं असंरक्षी बल की। असंरक्षी बल क्या कहता है? यदि बल के द्वारा किसी कण को विस्थापित किया जाए तो एक पूर्ण चक्र में बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। पहले वाले में क्या था? W इक्वल टू रिजल्टेंट 0 आ रहा था, बट ये कह रहा है कि ये 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वो क्या होगा अपने पास? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इफ़ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय ए फोर्स, यदि किसी पार्टिकल को किसी फोर्स के बेस पे डिस्प्लेसमेंट किया जाता है तो देन द वर्क डन बाय द फोर्स इन ए कंप्लीट सर्कल इज नॉट जीरो, यानी कंप्लीट सर्कल होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होगा? इट इज कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इफ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय ए फोर्स देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज कंप्लीट सर्कल इज नॉट जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा? अपने पास डायग्राम तो वही लेना है जो था, डायग्राम अपन ने वही ले लिया, पोजीशन भी वही ले ली। एक क्या हो जाएगा अपने पास? ए हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा अपने पास? बी हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा अपने पास? इसमें भी यदि मैं टोटल फर्स्ट लिखता हूँ तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W A से B प्लस का क्या हो जाएगा? W B से A। ये हो जाएगा पद फर्स्ट के लिए और ये हो जाएगा पद सेकंड के लिए। यदि मैं दोनों के लिए वैल्यू लिखता हूँ तो देखो W A B किसके इक्वल आएगा? मुझे पता है कि W आ जाएगा A से B। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? F डॉट का क्या हो जाएगा? DR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F डॉट का DR। और जो सेकंड टर्म आएगी वो क्या आएगी? WBA, वो हो जाएगा अपने पास क्या? सेकंड पद के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? B से A और यहाँ पे हो जाएगा F डॉट का क्या हो जाएगा? DR हो जाएगा। यानी ये वाला तो क्या था? पद फर्स्ट था और ये वाला क्या था? पद सेकंड था। अब दोनों में जो किया गया कार्य है, यदि मैं दोनों में किया गया कार्य लिखूँ तो टोटल कार्य कितना आएगा? W इज इक्वल टू A से B, यहाँ पे कितना हो जाएगा? F डॉट का DR हो जाएगा। कितना हो जाएगा? F डॉट का DR प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या? सेकेंड हो जाएगा B से A और यहाँ पे कितना हो जाएगा? F डॉट का DR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F डॉट का DR। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F डॉट का DR पॉजिटिव में F DR। अब ये दोनों क्या है? B से A। अब इससे पहले वाले में क्या किया था अपन ने? लिमिट इंटरचेंज की थी। क्या किया था अपन ने? लिमिट को इंटरचेंज किया था। अब मैं कहता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे लिमिट इंटरचेंज कर सकता हूँ क्या? तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है? B से A था तो B से A मैंने लिख दिया F डॉट DR के लिए। अब यदि मैं इस टर्म को उधर भेजता हूँ, क्या करता हूँ? उस टर्म को उधर भेजता हूँ, यानी ये जीरो कब होता? ये जीरो कब होता? जब दोनों में किया गया कार्य क्या होता? इक्वल होता। अब यहाँ पे ये दोनों में किया गया कार्य इक्वल नहीं है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा? A से B, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास F डॉट DR और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? माइनस का B से A और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास? F डॉट का क्या बन जाएगा? DR बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म है वो क्या बताती है अपने पास? दोनों का कार्य इक्वल नहीं होता, या फिर इसमें लिख सकता हूँ कि दोनों का किया गया कार्य है वो शून्य नहीं होता है। किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, यानी W इज इक्वल टू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होगा? W इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस टर्म में तो जो इसके पीछे वाली कंजर्वेटिव थी उसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन दोनों टर्म को यदि इक्वल कर दूँ तो मैं क्या कर दूँ? F डॉट DR A से B और इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ B से A और यहाँ पे क्या कर दूँ? F डॉट का क्या कर दूँ? DR कर दूँ। यानी दोनों की इक्वेशन क्या है? इक्वल है, यानी A से B में किया गया कार्य B से A में किए गए कार्य के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या आएगा? रिजल्टेंट कार्य जीरो आएगा। तो ये तो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे ही अपन ने यदि W नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? ये क्या थी अपने पास? सेकंड डेफिनेशन थी किसकी? असंरक्षी बल की या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अब अपन बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की। थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है? थर्ड डेफिनेशन ये कहती है कि यदि किसी बल के द्वारा कोई कण विस्थापित होता है, क्या कहती है थर्ड डेफिनेशन? कि यदि किसी बल के द्वारा कोई कण, देखो यदि किसी बल के द्वारा कोई कण विस्थापित होता है तो एक पूर्ण चक्र में गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है जितनी प्रारंभ में थी। यानी एक कंप्लीट साइकिल में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा की वैल्यू वो क्या बता रहा है? इक्वल बता रहा है। और मुझे पता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। ये अपन ने जस्ट इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कार्य ऊर्जा प्रमेय में, वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि उसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो वो क्या होगा अपने पास? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय ए सम फोर्स, यानी कि कुछ फोर्स के द्वारा किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाता है इन ए कंप्लीट साइकिल द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम।
दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है अपने पास, सेम रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। तो लिख सकता हूँ कि द सेम इट वॉज द बिंगिंग हैंस इट वर्क इज जीरो, इट इज कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि दोनों में किया गया कार्य जीरो के इक्वल है तब तो वो कंजर्वेटिव है, जीरो के इक्वल नहीं है तो वो कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ माइनस का क्या होता है अपने पास, के इनिशियल। क्या होता है अपने पास, के एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के इनिशियल। अब ये कह रहा है कि एक पूर्ण चक्र में गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है जितनी प्रारंभ में थी, यानी यहाँ पे अपने पास एक केस बन गया कि के एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, के आई के। क्या होगा अपने पास, के एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के आई के इक्वल होगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे पता है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा यदि दोनों की वैल्यू बराबर रहती है तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा, जीरो होगा। किया गया कार्य कितना होगा अपने पास, जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर। फिर अपन देखते हैं कि ये तो गया, यदि किया गया कार्य जीरो आता है मतलब वो क्या होगा अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्या होगा अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ऐसे अपने पास नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है अपने पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या कहता है कि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य कोई कण विस्थापित होता है तो एक पूर्ण चक्र में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा अलग अलग रहती है। पहले वाली में क्या था, दोनों की गतिज ऊर्जा थी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा दोनों ही सेम थी, यानी के एफ इज इक्वल टू क्या था, के आई था। बट यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक और अंतिम दोनों गतिज ऊर्जा में डिफरेंस है, सेम नहीं है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, W इज इक्वल टू के एफ माइनस का क्या होता है अपने पास, के आई होता है। और मुझे पता है कि के एफ है वो के आई के इक्वल नहीं है। क्या है अपने पास, के एफ है वो क्या है, के आई के इक्वल नहीं है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। W इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, के एफ और के आई बराबर होता तब तो W मुझे क्या मिल जाता, जीरो मिल जाता। अब यहाँ पे क्या आया, W नॉट इक्वल टू जीरो, और W नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि W नॉट जीरो होने का मतलब है कि अपने पास किया गया कार्य क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। और जब भी वो जीरो के इक्वल नहीं होगा इसका मतलब वो क्या हो गया, उसका कार्य शून्य नहीं होता। तो वो किसको डिफाइन करता है, असंरक्षी बल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करता है। तो ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय ए सम फोर्स in a complete cycle, the initial kinetic energy and the final kinetic energy remains different. दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो hence it work is not is zero, it is called a non conservative force. तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, अपने पास किया गया कार्य जीरो के इक्वल है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। किया गया कार्य जीरो के इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये अपन ने क्या देखी, इसकी डेफिनेशन देखी। तो अपन ने टोटल कितनी डेफिनेशन देखी, 3 डेफिनेशन देखी। अब इन तीनों डेफिनेशन को मैं देखता हूँ कि तीनों डेफिनेशन को यदि मैं कंपेयर करके बताता हूँ, यदि मैं तीनों डेफिनेशन को एक साथ कंपेयर करता हूँ तो देखो क्या आएगा। एक साइड में ले लेता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स, क्या ले लेता हूँ, एक साइड तो मैं ले लेता हूँ संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी साइड क्या ले लेता हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी साइड क्या ले लेता हूँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक साइड तो संरक्षी बल हो जाएगा, एक साइड क्या होगा अपने पास, असंरक्षी बल हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स की फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि किया गया कार्य यानी पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी कोई पार्टिकल ए से बी तक जाता है, यदि कोई पार्टिकल ए से बी तक जाता है तो उसका जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी डब्ल्यू ए बी पथ फर्स्ट से जाए या डब्ल्यू ए बी पथ सेकंड से जाए, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि संरक्षी बल में क्या होगा कि यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, यदि पथ पर निर्भर नहीं करता है इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास कि डब्ल्यू ए बी वो यदि फर्स्ट से जाए या सेकंड से जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बी फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, संरक्षी बल की। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा कि जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है।
पथ पर क्या करता है अपने पास, निर्भर करता है। यदि पथ पर निर्भर करता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, WAB यदि वो पथ फर्स्ट से जाए और यदि क्या होगा WAB क्या हो वो पथ सेकंड से जाए, तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल नहीं रहती। तो ये तो इसकी क्या थी, फर्स्ट डेफिनेशन थी कि यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता तो वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी तो अपन ने डेफिनेशन इसकी वही पढ़ी है जो इससे पहले वाली स्लाइड में थी। सेकेंड डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी कि एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। तो किसी कण को विस्थापित करते हैं तो एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। पूर्ण चक्र में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, WAB पथ फर्स्ट और WBA पथ सेकंड, यदि दोनों की वैल्यू इक्वल रहती है तो टोटल रिजल्टेंट की W इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। तो यदि मैं कहता हूँ कि कंप्लीट साइकिल में जो किया गया कार्य है वो यदि 0 के इक्वल होता है तब तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और यदि पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य के बराबर नहीं होता, ये इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि WAB ये क्या हो जाएगा अपने पास, WAB नॉट इक्वल टू क्या होगा अपने पास, WBA, यानी दोनों का कार्य अलग अलग होगा, वो चाहे पथ फर्स्ट से हो चाहे पथ सेकंड से हो, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। कई बार आपको एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो अंतर में क्या लिखोगे, तो जो डेफिनेशन है उसी का अपन को डिफरेंस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है तो वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 0, और पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य के बराबर नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा, W नॉट इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा अपने पास क्या, थर्ड डिफरेंस ये कहता है कि मेरे पास जो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इक्वल होगी। यानी किसी भी कण को विस्थापित करने में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या रहती है, समान रहती है। तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करेगा। और यदि थर्ड पॉइंट में कहता हूँ कि KF है वो नॉट इक्वल है अपने पास किससे, KI से, तो KF नॉट इक्वल टू है अपने पास KI से, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। W इक्वल टू सॉरी नॉट 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे KF और KI इक्वल नहीं होता तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इक्वल होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इक्वल नहीं होता तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये वाले तो सारे हो जाएंगे अपने पास डिफरेंस हो जाएंगे संरक्षी बल के, और ये वाले सारे जो डिफरेंस है वो हो जाएंगे असंरक्षी बल के। तो यदि आपको अंतर लिखना हो दोनों का तो आप यहाँ से लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो कि इसके स्क्रीनशॉट में क्या आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो लिख सकते हो कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है और दूसरा क्या है अपने पास, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। अब अपन बढ़ते आगे, ये तो था डिफरेंस। अब अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अपने पास हो गया। अब आगे एक क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझना। सिद्ध करो कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, सिद्ध करो कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता बल के तुल्य होती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता होती क्या है। देखो स्थितिज ऊर्जा तो क्या होगी अपने पास, U होगी। स्थितिज ऊर्जा तो क्या होगी अपने पास, U होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा तो क्या है अपने पास, U है। स्थितिज ऊर्जा तो क्या है, U है। स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, और मुझे पता है कि प्रवणता वर्ड कौन सा है, ग्रेडियंट का वर्ड है। कौन सा है, ग्रेडियंट का वर्ड। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो ऋणात्मक प्रवणता है वो डेल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ग्रेडियंट है। तो ऋणात्मक प्रवणता का मतलब ये हो जाएगा कि ये स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता किसके बराबर होती है, किसी
बल के बराबर होती है, किसी बल के बराबर होती है। तो ये मुझे प्रूफ करना है, ये होती है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सिद्ध करो कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता किसी बल के तुल्य होती है, या फिर मैं लिख सकता हूँ प्रूफ दैट द नेगेटिव ग्रेडियंट, यहाँ पे लिखा है देखो, प्रूफ दैट द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस डेल यू, यानी U की जो ग्रेडियंट, U का यदि मैं जो ग्रेडियंट निकालता हूँ माइनस में, या ऋणात्मक प्रवणता निकालता हूँ, ऋणात्मक प्रवणता का मतलब है कि U में होने वाला मैक्सिमम चेंज, U में होने वाला मैक्सिमम चेंज। यहाँ पे डेल क्या बता रहा है, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताएगा किसका, U का। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में होने वाला मैक्सिमम चेंज होगा U के अंदर, वही क्या होगा, इसका बल होगा, और वही क्या होगा, इसका फोर्स होगा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला ये पढ़ रखा है कि यदि मैं इसको प्रूफ करता हूँ, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, W इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, कोई भी इंटीग्रल होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, इंटीग्रल होता है। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा अपने पास, F वेक्टर डॉट का क्या होता है अपने पास, dr वेक्टर। ये सभी को पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, यदि किसी पार्टिकल पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो उस पर होता डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dr हो रहा है, कौन सी लिमिट के अंदर हो रहा है, तो वो किया गया क्या होता है अपने पास, कार्य होता है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ कि जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, F डॉट का क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा अपने पास, F डॉट का dr हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे dr निकालना है। क्या मैं यहाँ पे एक इस पोजीशन वेक्टर मान लूँ, स्थितिज सदिश मान लूँ, तो यहाँ पे मैंने माना कि स्थितिज सदिश क्या है, यहाँ पे मैंने एक स्थितिज सदिश को माना है, और स्थितिज सदिश क्या है अपने पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स आई कैप प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, वाई जे कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास जेड के कैप। यानी ये अपने पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। यदि इसी को मुझे डी आर वाली टर्म में लिखना है, किस में लिखना है, डी आर वाली टर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डी आर चाहिए। तो लिख सकता हूँ कि इसका मैं क्या करूँगा, अवकलन करूँगा, क्या करूँगा मैं, इसका डेरिवेटिव करूँगा या डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो इंग्लिश वाले भी लिख सकते हो, ये अपने पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, इसका मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करने पर मुझे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा मुझे डी आर वैक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी एक्स आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी एक्स आई कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास डी वाई जे कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास डी जेड के कैप। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस का डी एक्स के कैप। और जो एफ फैक्टर है, एफ फैक्टर क्या होगा अपने पास, एफ फैक्टर 3 कंपोनेंट में होगा। तो ये क्या होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा, एफ जेड के कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ से मुझे ये रिलेशन पता है कि W इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या होता है, F डॉट डी आर। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी बल के द्वारा किसी पार्टिकल को विस्थापित किया जाता है तो उसमें किया गया कार्य होता है, वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट डी आर। यहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। अवकलन कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये वाली टर्म आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, F डॉट डी आर निकालना है। क्या निकालना है मुझे, F डॉट डी आर। तो देखो इसको F डॉट डी आर, मेरे पास F वेक्टर ये वाला है, डी आर वेक्टर ये वाला है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी है और इक्वेशन नंबर सेकंड भी है। तो इसके लिए क्या करें, मुझे क्या निकालना है, F डॉट डी आर निकालना है। तो F डॉट डी आर कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, F डॉट का डी आर निकालना है। तो F वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, एफ एक्स आई प्लस का हो जाएगा एफ वाई जे प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या, एफ जेड के। ये तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही डॉट करोगे तो डी आर वेक्टर क्या आएगा, डी एक्स आई प्लस का क्या हो जाएगा, डी वाई जे प्लस का हो जाएगा अपने पास डी जेड के। क्या हो जाएगा अपने पास, डी एक्स आई प्लस का डी वाई जे प्लस का डी जेड के। यदि दोनों का मल्टीपल होगा तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास एफ डॉट का डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट है, आई डॉट आई 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। आई कैप तो हट जाएगा यहाँ से क्योंकि आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स साथ में हो जाएगा डी एक्स प्लस का हो जाएगा एफ वाई साथ में हो जाएगा डी वाई प्लस का हो जाएगा अपने पास एफ जेड और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। यानी ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, टर्म आ जाएगी कौन सी, एफ डॉट का डी आर। तो एक साइड तो क्या आ गया मेरे पास, एफ आ गया और सेकंड साइड में क्या आ जाएगा अपने पास, डी आर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं एफ डॉट डी आर आ गया, क्या आ गया अपने पास, एफ डॉट का डी आर आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ कि क्या यू, मैं क्या लिख सकता हूँ कि यू की एक तरीके से ये जो ऋणात्मक प्रवणता होती है,
क्या होती है अपने पास, जो ऋणात्मक प्रवणता होती है वो क्या होगी अपने पास, ऋणात्मक प्रवणता होगी। तो वो ऋणात्मक प्रवणता क्या होती है अपने पास, u इज इक्वल टू, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये टर्म आनी चाहिए माइनस का एफ डॉट का डी आर, क्या आना चाहिए अपने पास, u इज इक्वल टू क्या आना चाहिए माइनस का एफ डॉट का डी आर, या फिर इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हो, क्या करते हो आप इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यदि मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, u इज इक्वल टू माइनस का एफ डॉट का क्या हो जाएगा अपने पास, डी आर हो जाएगा। इसको मैं अवकलन करने के बाद लिखूँ, अवकलन करने पर इसी का मैं जो डिफरेंस इंटीग्रल वाली टर्म थी उसका अवकलन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस टर्म आएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास एफ डॉट डी आर, यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास एफ डॉट का डी आर, क्या आ जाएगा अपने पास एफ डॉट का डी आर आ जाएगा। तो ये वाली टर्म आप यहाँ भी ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन ने जो लिखी है, देखो ये वाली टर्म W इज इक्वल टू माइनस का एफ डॉट डी आर, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का एफ डॉट डी आर, या U इज इक्वल टू माइनस का एफ डॉट डी आर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे F इज इक्वल टू माइनस डेल U होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल U, तो वैसे ही क्या होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल V होता है, दोनों रिलेशन आपने पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू रख लो, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे का ऐसे एफ फैक्टर है, क्या है अपने पास एफ फैक्टर है, तो ये वाला एफ फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो एफ फैक्टर है वो हो जाएगा अपने पास एफ डॉट डी आर की वैल्यू लिख रखी है अपन ने, तो एफ डॉट डी आर में डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एफ डॉट डी आर क्या जाएगा अपने पास एफ एक्स डी एक्स प्लस का हो जाएगा अपने पास एफ वाई डी वाई प्लस का हो जाएगा अपने पास एफ जेड और डी जेड, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये तो क्या आ गया अपने पास डी यू आ गया। अब मुझे कोई एक फंक्शन मानना है, मुझे क्या मानना है, कोई एक फंक्शन मानना है, तो माना कि कोई फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है अपने पास, कोई u है, क्या है अपने पास कोई फंक्शन है, या माना कि कोई स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन है जो x y z पर क्या करता है डिपेंड करता है। माना कि स्थितिज ऊर्जा फलन स्थितिज ऊर्जा फलन क्या हो जाएगा अपने पास u इज इक्वल टू, तो स्थितिज ऊर्जा का फलन है वो क्या हो जाएगा अपने पास u इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पे हो जाएगा x y और z, क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, यानी कोई स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, कार्तीय निर्देशांक पर निर्भर करता है, एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड। इसका यदि मैं संपूर्ण आंशिक अवकलन करूँ, क्या करूँ, संपूर्ण आंशिक अवकलन, यदि मैं इसका संपूर्ण आंशिक अवकलन करता हूँ तो क्या टर्म आएगी, तो देखो संपूर्ण आंशिक अवकलन यानी क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास टर्म डेल यू डी यू आ जाएगा इधर तो, और इधर हो जाएगा अपने पास क्या डेल यू अपॉन में डेल एक्स और साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स। ऐसे ही हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल वाई और साथ में क्या हो जाएगा डी वाई। थर्ड टर्म हो जाएगी डेल यू अपॉन में डेल जेड और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। यानी ये तीनों टर्म हो जाएगी संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, क्या हो जाएगी अपने पास तीनों टर्म हो जाएगी आंशिक अवकलन करने पर। अब मुझे पता है कि ये भी किसके इक्वल है, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 2, ये किसके इक्वल है डी यू के इक्वल है। और यहाँ पे जो अपने पास एक डी यू वाली टर्म और आई है ये वाली, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये भी डी यू के इक्वल है। और सेकंड वाली आई है जो इसका संपूर्ण आंशिक अवकलन किया वो भी डी यू के इक्वल आई है। यानी ये वाली इक्वेशन डी यू के इक्वल और सेकंड वाली इक्वेशन डी यू के इक्वल, दोनों क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। और यदि दोनों इक्वल होगी तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो समीकरण 1 व 2 को, या समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का एफ एक्स डी एक्स प्लस का हो जाएगा अपने पास एफ वाई डी वाई प्लस का हो जाएगा अपने पास एफ जेड साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा अपने पास इसके इक्वल, तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स डी एक्स प्लस का हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल वाई डी वाई प्लस का हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल जेड और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। क्लियर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स माइनस का क्या हो जाएगा एफ वाई डी वाई माइनस का क्या हो जाएगा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास डेल यू अपॉन में डेल एक्स और डी एक्स प्लस का हो जाएगा अपने पास डेल यू अपॉन में डेल वाई और डी वाई प्लस का हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल जेड और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। ठीक,
अब मैं दोनों साइड को कंपेयर कर सकता हूँ। दोनों साइड को यदि कंपेयर करूँगा तो देखो ये dx वाली टर्म है, ये dx वाली टर्म है, दोनों यदि कंपेयर करूँगा तो क्या हो जाएगी अपने पास ये वाला, यदि दोनों साइड में क्या करता हूँ तुलना यानी कंपेयर करता हूँ, दोनों साइड को यदि मैं कंपेयर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का एफ एक्स किसके इक्वल होगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स के। ऐसे यदि माइनस का एफ वाई है वो किसके इक्वल होगा, ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ये किसके इक्वल होगा डेल यू अपॉन में किसका हो जाएगा डेल वाई के। और जो माइनस का एफ जेड है वो किसके इक्वल होगा डेल यू अपॉन में डेल जेड के। तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, तो एफ एक्स आ जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन में डेल एक्स। ऐसे ही एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई। ऐसे ही मेरे पास एफ जेड किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन में डेल जेड। यानी जो तीनों एफ की जो माइनस था वो मैंने क्या भेज दिया उधर भेज दिया। तो ये क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, एफ वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, ये तीनों माइनस में आ गया। अब मुझे पता है कि जो एफ फैक्टर था वो क्या था एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस का एफ जेड के। तो यहाँ से मैं एफ एक्स आई की वैल्यू यहाँ से रखूँगा, एफ वाई की वैल्यू यहाँ से और एफ जेड की वैल्यू यहाँ से। तो अपने पास जो भी एफ फैक्टर था वो कितना था, जो मुझे पता है कि एफ फैक्टर इज इक्वल टू कितना था एफ एक्स आई कैप प्लस का कितना था एफ वाई जे कैप प्लस का कितना था एफ जेड के कैप। यदि मैं तीनों की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे तीनों की वैल्यू रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन में डेल एक्स आई कैप हो जाएगा, माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई जे कैप हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस का डेल यू अपॉन में डेल जेड और साथ में क्या हो जाएगा के कैप, ये होगा। अब मैं क्या यू तीनों में है यू को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एफ फैक्टर, ये क्या हो जाएगा अपने पास एफ फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर निकाल लिया तो ये वाली टर्म क्या बचेगी डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन में डेल जेड क्या हो जाएगा के कैप। साथ में क्या आ जाएगा u, तो u ऐसे का ऐसे u बार माइनस ले लिया, बाहर से माइनस कॉमन ले लिया, तीनों टर्म क्या हो गई प्लस में हो गई। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास f वेक्टर, क्या हो जाएगा अपने पास f वेक्टर इज इक्वल टू, मुझे पता है कि ये वाली जो टर्म है ये क्या होता है अपने पास डेल ऑपरेटर, किसकी वैल्यू है ये डेल ऑपरेटर की। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था अवकलज संकारक या डेल ऑपरेटर, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बता रहा है यहाँ पे डेल ऑपरेटर को डिफाइन करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो डेल होता है वो क्या होता है डेल अपॉन में डेल एक्स आई डेल अपॉन में डेल वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड के। ठीक है, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या एफ फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये माइनस तो ऐसे का ऐसे, इसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास डेल आ जाएगा और अपने पास क्या आएगा यू आएगा। तो मुझे यही प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया अपने पास स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता किसी बल के क्या होती है इक्वल होती है, क्या होती है स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता किसी बल की क्या होती है तुल्य होती है। तो देखो यहाँ से अपन ने इस डेरिवेशन को किया और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी लगा देना। तो क्या कह रहा था कि सिद्ध करो कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता किसी बल के तुल्य होती है। तो मैंने कह दिया कि ये चीज़ मुझे क्या करनी है प्रूफ करनी है। तो मुझे पता है कि कार्य की परिभाषा से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कार्य की परिभाषा से मुझे पता है कि कार्य की परिभाषा से क्या आएगा W इज इक्वल टू माइनस का एफ डॉट का डी आर आएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, एफ क्या बताएगा यहाँ पे, मुझे पता है कि यहाँ पे ये एफ है, एफ क्या बता रहा है किया गया फोर्स, जिस पार्टिकल पर यदि मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उस पार्टिकल में विस्थापन होता है कितना डी आर। तो किया गया कार्य कितना होगा W और किया गया कार्य ही क्या होती है अपने पास स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस का एफ डॉट डी आर। डेफिनेशन ऑफ वर्क आप भी लिख सकते हो, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थिति सदिश है, तो ये क्या है अपने पास एक तरीके से पोजीशन वेक्टर है। क्या है अपने पास पोजीशन वेक्टर है, जो क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। इसका मैंने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया है, क्या किया है मैंने, जो पोजीशन वेक्टर था उसका मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। तो डी आर आ गया, एफ मैंने मान रखा है, क्या कर रखा है एज्यूम कर रखा है, एफ वेक्टर है। तो मुझे पता है कि एफ वेक्टर है तो तीनों का कंपोनेंट होगा एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड का। इसके आगे मैंने क्या किया, जो एफ था और डी आर था उन दोनों का मुझे क्या करना था डॉट प्रोडक्ट करना था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एफ डॉट डी आर था तो ये पहले एफ की वैल्यू रख दी और पास में किसकी रख दी डी आर की रख दी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो अपने पास वैल्यू क्या आई एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस का एफ जेड डी जेड आ गया।
फिर अपने पास जो पोटेंशियल था या स्थितिज ऊर्जा थी, डेफिनेशन क्या कहती है स्थितिज ऊर्जा की, U इज इक्वल टू माइनस का F डॉट डी आर। यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इस इंटीग्रल का क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, u का क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। अवकलन करूंगा, यदि समाकलन है, इंटीग्रल का डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इंटीग्रल साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल साइन हट जाएगा, तो और ये क्या आ जाएगा, माइनस का f डॉट डी आर आ जाएगा। f डॉट डी आर की वैल्यू थी, आगे माइनस था, माइनस लगा लिया, f डॉट डी आर की वैल्यू रख दी। अब मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया है, क्या है अपने पास, फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती है, यानी u है वो किस पर डिपेंड करेगा, x y z पर। इसका मैंने संपूर्ण आंशिक अवकलन लिखा है, यानी क्या लिखा है मैंने, कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव। कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है किसका, u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड का। और आपको पता होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो अपन को ये मिलता है डी यू डेल यू बाई डेल एक्स और डी एक्स डेल यू बाई डेल वाई डी वाई डेल यू बाई डेल जेड डी जेड, यानी ये तो क्या है पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म है और ये कंप्लीट डेरिवेटिव वाली टर्म है। तो यहाँ से ये भी डी यू के इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी डी यू के इक्वल आया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से एक एफ एक्स निकला, एक एफ वाई निकला और एक एफ जेड निकला। तो एफ एक्स ये हो गया, एफ वाई ये हो गया और एफ जेड ये हो गया। इसके आगे की बात की तो अपने पास क्या हो गया, एफ फैक्टर हो गया। तो एफ फैक्टर ये होता है, तो मुझे पता है कि एफ एक्स की वैल्यू रख दी, एफ वाई की वैल्यू रख दी, एफ जेड की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू। अतः मैं लिख सकता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता ऋणात्मक प्रवणता बल के बराबर होती है, ऋणात्मक प्रवणता बल के बराबर होती है, बल के क्या होगी, बराबर होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या प्रूफ हो गया, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू। अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है सेम, सिद्ध करो कि विभव की प्रवणता, ऋणात्मक प्रवणता विद्युत क्षेत्र के तुल्य होती है, यानी इसमें प्रूफ करना है ई इज इक्वल टू क्या, माइनस का डेल वी। तो ये आपका एक होमवर्क है, यदि एक बार ट्राई करना हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन इसको नेक्स्ट वाली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सिद्ध करो कि विभव की ऋणात्मक प्रवणता विद्युत क्षेत्र के तुल्य होती है। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो और ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। तो आज के लिए तो इतना ही। तो अपन चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी वर्क कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इसके साथ संरक्षी बल असंरक्षी बल में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफाइन की जाती है। आज वाली क्लास में अपन ने सारी डेफिनेशन देखी। फिर अपन ने देखा कि एफ इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, माइनस का डेल यू और ई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।